एएच साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी नंबर 23 का 31वां क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। अब हम सभी लोग जानते हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। अर्थात जब पूर्व पद अर्थात अव्यय शब्द से बाद वाला शब्द जोड़ा जाता है तो दोनों शब्द मिलकर क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। चूंकि बाद वाला शब्द अव्यय नहीं रहता है, अव्यय तो रहता पहला वाला शब्द, बाद वाला पद अव्यय नहीं रहता है, इसलिए पूर्व वाले शब्द से संयोग करके वह भी अव्यय बन जाता है। इसलिए इसका नाम या इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और एक चीज है, जब किसी शब्द का एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब हम देखेंगे जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, या यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रत्यक्ष विच्छेद करेंगे, प्रतिधन अच, निर्विघ्न, इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अर्थात जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और जहां कोई शब्द उसी क्रम से एक से अधिक बार आए, जैसे धड़ाधड़, धमाधम, रातों रात, क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा। और नदियों के नाम के आगे संख्या जुड़ी हो तो भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कर्मधारय समास में आपको बताया गया था जहां पर विशेषण विशेष उपमान उपमेय आता है वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाता है। विशेषण विशेष उपमान उपमेय, वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है। तत्पुरुष समास में होता है जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सह पुरुष अगर कहा जाए तो प्रधानता किसकी है, सह की कि पुरुष की, तो प्रधानता किसकी होगी, पुरुष की, व्यक्ति की जो है। तो यहाँ जहां पर बाद वाला पद प्रधान होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद बता बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास जो है जब समास में आए हुए दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यदि उदाहरण कहा दिया जाए, जितेंद्री, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, अर्थात वह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। खड़ानन, 6 हैं आनन जिसके, दशानन, 10 हैं आनन जिसके। इन सब में जैसे चंद्रमौले यश शाह, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 31 में हम देखेंगे सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 32, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्न में अब आप देखेंगे कौन सा सही वर्तनी वाला, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। देखिए कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कवियत्री पढ़ते हैं। तो अब बताइए 32 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 का सही ऑप्शन क्या हो गया, डी, कवियत्री। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 33। देखिए अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी। क्या पूछ रहा है, प्रश्नोत्तर नंबर 33 में अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी जो है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इसका हम अभ्यर्थी का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभिधन अर्थी, ठीक, अभिधन अर्थी हो जाएगा। अब देखिए भा में कौन सी है, छोटी एक बड़ी मात्रा, छोटी, और यहाँ पर छोटा। यण स्वर संधि की परिभाषा होती है जब ई उ इकार उकार रिकार, ई उ री के बाद अन्य कोई स्वर आए तो ई का या
ऊ का वा और री का क्या हो जाता है, री का रा हो जाता है। अब यहाँ ई के बाद जब इकार उकार रिकार के बाद अन्य कोई स्वर है, ई का यह हो गया। अब छोटा आ की मात्रा है, छोटा आ की मात्रा अगर यहाँ पे है तो आ की जो है मात्रा तो जुड़ती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अब इधर अर्थी हमने किया, ई निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, अब बच गया, अब बच गया। इस पे हलंत लग जाएगा जो है, यहाँ पे जो है इसको काट देंगे, हलंत लग गया जो है, अब बच गया। अब यहाँ पे आ निकाल लिए तो क्या बचा था, रथी। अब इसी को जो है ये हलंत लगा हुआ था ना, अभ्यर्थी हो गया, आधा या हो जाएगा और या जुड़ जाएगा, अभ्यर्थी जो है। तो कौन से समास हो जाएगा, यरसोरसन हो जाएगा। कौन सा, यरसोरसन। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर एलिफेंट, ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 34, नागार्जुन का पूरा नाम क्या है। नागार्जुन का हम देखेंगे पूरा नाम क्या है। अब इसमें से आप बताइए नागार्जुन का पूरा नाम क्या है। रघुवीर सहाय है कि सुदामा पांडे है, मोहनलाल है कि बैद्यनाथ मिश्र है। सुदामा पांडे धूमिल ये नहीं होगा, क्लियर हो गया। रघुवीर सहाय ये एक दूसरे कवि थे जो है, ये भी नहीं है। मोहनलाल जो है ये भी नहीं होगा। अब बचा बैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का पूरा नाम ना होके नागार्जुन का मूल नाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। ये पूरा ना होके मूल हो जाएगा बेटा, मूल है, चल नहीं रही है पेन, ये क्या हो जाएगा, मूल। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था, बैद्यनाथ मिश्र था। इनके मूल नाम या कहें कि बचपन का नाम नागार्जुन का बैद्यनाथ मिश्र था। और इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में तरौनी दरभंगा अर्थात बिहार में हुआ था और 1998 में इसकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमा देवी था। यह नागार्जुन यात्री और नागार्जुन उपनाम से काव्य रचना करते थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ये जब श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए, उसके बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ गया। और यह जो है नागार्जुन का सर्वप्रथम यह जो है यात्री नाम से लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। किस भाषा में, संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना का नाम है राम के प्रत, जो 1935 ईस्वी में विश्वबंध पत्रिका में छपी थी जो है। और नागार्जुन के कुछ प्रमुख जो है रचनाओं का कालक्रमानुसार है, युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने जो है, ये नागार्जुन की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें से इनका प्रमुख एक खंड काव्य था भस्मांकुर, जो बरवय छंद में लिखा गया है। यह कई बार क्वेश्चन में भी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि भस्मांकुर खंड काव्य किस छंद में लिखा गया है। तो किस छंद में लिखा गया है, बरवय छंद में। भस्मांकुर खंड काव्य बरवय छंद में लिखा गया है। और नागार्जुन जो है ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है कि संदर्भ में इन्होंने लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। क्या कहा था इन्होंने, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है और बच्चन सिंह जी ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को क्या संज्ञा दी थी, नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 34 का हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बाल, बैद्यनाथ मिश्र।
बी फॉर बाल बैद्यनाथ मिश्र जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 35। प्रश्नोत्तर नंबर 35 में हम देखेंगे चंद्रमौल में कौन सा समास होगा। अब देखिए चंद्रमौल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे यह हो जाएगा चंद्रमौले यस्य सह, अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर, मौले माने मस्तक पर जिसके, अर्थात वह अर्थात शिव जी। तो कौन सा हो गया बहुब्रीहि समास। जब समास में आए हुए दोनों पद किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और इसका जो है जब हम विस्तार रूप से करेंगे तो इसका जो हो जाएगा चंद्रमौले यस्य सह, अर्थात चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। प्रश्नोत्तर नंबर 35 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 36। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 36 जो है कीर्तलता के रचयिता का नाम क्या है। तो कीर्तलता के रचयिता कौन है। पौंचरी के स्वयंभूत हो, अमीर खुसरो नहीं है, जगनिक परमाल रासो के रचयिता हैं। अब बचे विद्यापत। विद्यापत जो है कीर्तलता के रचयिता थे। देखिए विद्यापत किसके रचयिता थे, कीर्तलता के रचयिता कौन थे, विद्यापत। और यह इन्होंने विद्यापत ने किसके आश्रय में रहकर कीर्तलता की रचना की। तो यह तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहकर विद्यापत जी ने कीर्तलता की रचना की थी। शिव सिंह के आश्रय में कीर्तलता तथा राजा कीर्त सिंह की प्रशंसा में इन्होंने कीर्त पताका की रचना की थी। विद्यापत जो है कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापत ने जो है कीर्तलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। किस संवाद के रूप में, भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा। भृंग माने क्या होता है, भौरा भौरी के संवाद के रूप में इन्होंने लिखा है। और इसमें कीर्तलता में जो है जौनपुर नगर का वर्णन है। किस नगर का वर्णन है, जौनपुर नगर का वर्णन है। विद्यापत की कई उपाधियां थी जैसे अभिनव जयदेव, नवकवि शेखर, पंचानन, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठाहार, कवि रंजन, मैथिल कोकिल, कवि भूषण, दशावधान, यह विद्यापत की उपाधियां थी। विद्यापत जी ने कीर्तलता को कथा काव्य न कहकर कहाड़ी कहा था। और इसकी भाषा क्या है, कीर्तलता की भाषा क्या है, अवहट्ट। इसकी भाषा क्या है, अवहट्ट है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 36 का अब यह हम जाने कि विद्यापत का जन्म कब हुआ था। तो विद्यापत का जन्म जो है 1350 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1450 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। क्या था, पंडित हरिमिश्र का था। देखिए नागार्जुन का भी जन्म बिहार में हुआ था, दरभंगा जिले में, और इनका भी जन्म बिहार के दरभंगा जिले में बिस्पी नामक ग्राम में हुआ था। जो है विद्यापत के पदों को निराला जी ने, इनके श्रृंगारिक पदों को, मादकता को नागिन की लहर कहा तथा हरप्रसाद शास्त्री जी ने इनके पदों को पंचदेवोपासक के रूप में स्वीकार किया है। और विद्यापत स्वयं में एक शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 37। देखिए 37 में जो है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल माने अनिल, पावक, कृषाण, हुतासन में बताइए कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल का अर्थ होता है वायु। क्या होता है, वायु। और सब जितने हैं सब अग्नि के पर्यायवाची हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 38 में। देखिए नूतन का सही विलोम क्या होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 38 में नूतन का सही विलोम क्या होगा, ए होगा कि सी होगा कि बी होगा या डी होगा। अब आप इसमें बताइए नूतन का विलोम क्या होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 37
नूतन माने क्या होता है, पहले यह हम जानने की कोशिश करेंगे। जब इस चीज को जानेंगे, नूतन माने नया, नूतन माने क्या होता है, नया जो है। तो अब जो है नया का क्या होगा, पुराना, ये नहीं होगा, नया का पुराना होता है। और नूतन माने एकदम तत्काल नया, जो एकदम लेटेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, नूतन जो है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। प्रश्नोत्तर नंबर 38 में नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही ऑप्शन क्या हो गया, डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 39। प्रश्नोत्तर नंबर 39, इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए। इस निम्न में स्वर्ण के पर्यायवाची क्या होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 39 में स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, सोना। स्वर्ण का अर्थ सोना, तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जात रूप, जात रूप हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर, जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। देखिए, जिसका निवारण करना कठिन हो, अनिवार्य, जो अत्यंत जरूरी हो, वैकल्पिक अर्थात जो जरूरी नहीं हो, कई ऑप्शन हो जिसके, उसे वैकल्पिक कहते हैं। अनिवार्य, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। उसके बाद क्या बचा, दुर्निवार। प्रश्नोत्तर नंबर 40 में क्या बचा, दुर्निवार। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्निवार। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 41, चंपू का तात्पर्य क्या होता है। तो चंपू किसे कहते हैं, जब गद्य पद मिश्रित कोई काव्य, कोई रचना हो तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। जिसमें नाव चलाई जाती है, नहीं कहे, गलत है। चंपा का फूल, गलत है। गद्य पद मिश्रित रचना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 37 का 41 का 41 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, सी फॉर कैट। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 42, जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे। तो जिस नायिका का पति परदेश से आने वाला हो उसे आगत पतिका कहते हैं। और जिस नायिका का पति जो है कहीं चला गया हो और वह वियोग की स्थिति में हो तो उसे वियोगिनी कहते हैं। और जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका। क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 42 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 43 है, भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या होगा। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या होगा। तो भीगी बिल्ली का भीग जाना, ये नहीं होगा जो है। हार मान लेना, लज्जित होना, डर जाना, इसमें से क्या होगा। तो हार मान लेना ये भी नहीं होगा। शर्म से झुक जाना ये भी नहीं होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डर जाना। भीगी बिल्ली होना अर्थात डर जाना हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन क्या है, बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 44। देखिए, आकाश पाताल एक करना का सही विकल्प क्या होगा, अर्थात सही अर्थ क्या होगा। महत्वाकांक्षी होना अर्थात बहुत बड़ी इच्छाओं की कामना करना, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़बोला होना जो है ये नहीं होगा जो है। ऊंचे पद पर पहुंचना यह भी नहीं होगा। अब बचा क्या, अत्यधिक प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक प्रयास करना ही जो है आकाश पाताल एक होना का अर्थ होगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 44 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर जो है 45। प्रश्नोत्तर नंबर 45 में है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। तो ध्वन्यालोक के रचयिता कौन हो जाएंगे, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही ऑप्शन क्या है, ए। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन होते हैं। और ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन थे, अभिनव गुप्त। साहित्य दर्पण के विश्वनाथ और चंद्रालोक के जयदेव।
इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 46 देखिए। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 46, कालिदास की कौन सी कृत बृहत्त्रयी में शामिल है? बृहत्त्रयी देखिए यहाँ पे एक होता है लघुत्रयी, एक है बृहत्त्रयी। सर्वप्रथम यह हम देखेंगे कि लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं शामिल थी। सर्वप्रथम देखेंगे कि लघुत्रयी में कौन कौन सी, यहाँ पे बृहत्त्रयी पूछ रहा है और हम देखेंगे सर्वप्रथम लघुत्रयी में कौन कौन सी रचना। देखिए लघुत्रयी में सर्वप्रथम देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं शामिल थी जो है। अब लघुत्रयी में देखिए कालिदास लघुत्रयी की रचना में जो है इनकी कुमेर, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश ये रचनाएं शामिल थीं। और यह किस परिस्थिति में तीनों रचनाएं लिखे थे? कालिदास सर्वप्रथम यह हम जानते हैं कि कालिदास मालवा के निवासी थे और गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के दरबार में ये रहते थे और कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनका प्रारंभिक जीवन एक यायावरी के रूप में बीता, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अनेक शैक्षिक केंद्रों पे गए। पत्नी से लज्जित होने के बाद अनेक शैक्षिक केंद्रों पर गए और इन्होंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद यह घर पहुंचे और पत्नी से इन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम दे, अर्थात दरवाजा खोलो। लेकिन जब पत्नी ने इनके उत्तर में कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, अर्थात अब वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। इसी पर कालिदास जी ने जो है लघुत्रयी की रचना की। अस्ति से कुमार संभव, अस्ति के नाम पर कुमार संभव लिखा, कश्चित पर मेघदूत और वाग विशेषा पर रघुवंश की रचना इन्होंने की। अर्थात कालिदास की लघुत्रयी में तीन रचनाएं आती हैं, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश। कु में रे। अब देखिए कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। और मेघदूत में 2। मेघदूत में कितने हैं? 2 है। कुमेर ये कालिदास की लघुत्रयी में है। अब बृहत्त्रयी में किसकी किसकी रचनाएं आती हैं? यहाँ पे हम देखेंगे जो है बृहत्त्रयी में जो है। अब बृहत्त्रयी में देखिए किशन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम, ये बृहत्त्रयी की बात हो रही है। किशन किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम। सर्गों की संख्या क्या है? 18, 20, 22। यह जो है सर्गों की संख्या है। अब देखिए किरातार्जुनीयम भारव की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नैषधीचरितम श्रीहर्ष की रचना है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कालिदास की कौन सी रचना बृहत्त्रयी में शामिल है? अर्थात कोई भी रचना इनकी बृहत्त्रयी में नहीं शामिल है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 46 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 47। अब देखिए 47 पूछा है, इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है? तो अभी को बताया गया है किशन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम। किशन 18, 20, 22। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 47 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 48। इसमें देखिए पूछ रहा है, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रति विवेचन मिलता है। क्या मिलता है? रति विवेचन मिलता है। तो सूरदास की एकमात्र कृति थी जो है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर नंबर 48 में जो है जिसका नाम है साहित्य लहरी, जिसमें इन रति का विवेचन मिलता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 48 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 49। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? अब देखिए दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्रत। धीरोदात्त में नायक कौन होते हैं? इस कोटि के नायक विशाल अंतःकरण वाला तथा अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा कभी न करने वाला तथा प्रत्येक परिस्थिति में दृढ़ स्वभाव का परित्याग न करने वाला नायक आता है, जैसे राम और युधिष्ठिर। धीर ललित में कौन कौन से आते हैं? धीर शांत में देखेंगे, धीर शांत में वह नायक आते हैं जो विनय आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण जाति के
जो विनय आदि गुणों से युक्त नायक होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध किस प्रकार के थे? धीर शांत नायक की कोट में आते हैं। धीरोदत्त में कौन कौन से आते हैं? यह महाकपटी, भरपूर, अत्यंत क्रोधी, आत्म प्रशंसक होते हैं। जैसे दुर्योधन, रावण, परशुराम, दुर्वासा ऋषि धीरोदत्त में आते हैं। अब बचा धीर ललित। धीर ललित में वह नायक आता है जो चिंता से मुक्त, कथाओं के प्रेमी तथा सुखी और कोमल प्रवृत्ति वाले होते हैं। वह कैसे होते? धीर ललित नायक कहलाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, दुष्यंत आज जो है किस में आते हैं? धीर ललित। इस प्रकार दुष्यंत किस प्रकार के नायक हो गए? धीर ललित। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 49 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 50। देखिए 50, जिस नायिका की में लज्जा की अधिकता होती है उसे कौन सी नायिका कहते हैं? तो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 50 का ए ऑप्शन सही है। अब प्रश्नोत्तर नंबर हम 51 देखेंगे। प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम यह हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों की रचना किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। यह 2021 के टीजीटी में भी आ चुका है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम से देखिए है शक, प्र, र, वि, अज, कस, ए, चन, ध्रुव। देखिए सज्जन, कल्याणी परडय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्नी। यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम से है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सर्वप्रथम अजातशत्रु कब लिखा गया था? 1922 में। अजातशत्रु 1922 में। देखिए 1922 में अजातशत्रु। उसके बाद क्या आंसर है? स्कंदगुप्त 1928 में इन्होंने लिखा था। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवसाम्नी 1935। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 51 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। 51 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 52। प्रश्नोत्तर नंबर 52 में देखिए कौन अलंकारवादी आचार्य है? तो अलंकार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा जी ने 6ठी सदी में की थी। किस सदी में? 6ठी सदी में। अभी पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, काव्य संप्रदाय, काव्य संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय हैं काल क्रम से क्या है। तो अलंकार संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? भामा ने किया था। इन्होंने इसकी स्थापना काव्य अलंकार पुस्तक में की, जिसे भामा अलंकार भी कहा जाता है। अलंकार शब्द अलम धनकार 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य दिलाना। अर्थात जो सौंदर्य दिलाए वही अलंकार होता है। इसके संबंध में भामा जी ने यह भी कहा था ना कांतमप निर्भूषम विभाति वनता मुखम। अर्थात बिना अलंकार अर्थात बिना आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आ सकता है। अब अलंकार संप्रदाय में कौन कौन से कवि आते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो भामा, वामन, दंडी, भामा हो गए, भामा अर्थात बी ऑप्शन, दंडी हो गए, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, विश्वनाथ। ये सब क्या है? अलंकारवादी संप्रदाय में आते हैं। भामा, दंडी, विश्वनाथ, जयदेव अर्थात जितने हैं सभी अलंकारवादी संप्रदाय है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 52 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यही सही उत्तर हो गया। अब प्रश्नोत्तर नंबर 53 देखिए। काहे कभी बेनी ब्याले की चुराए लीनी में कौन सा अलंकार होगा? काहे कभी बेनी ब्याले क्या, काहे कभी बेनी ब्याले की चुराए लीनी। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 53 में एक शब्द फिर पर अर्थ और ही होए तायम का अलंकार कहावै। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक के
एक शब्द फिरे और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। जहाँ, या इस ढंग से कह सकते हैं, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक का अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 54, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो अब देखिए आप, प्रश्नोत्तर नंबर 54 में चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो चिंतामणि निबंध संग्रह था जो है, जिसके लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 54 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब देखिए ये हो गया चिंतामणि के हो गया लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 55, हिंदी की बोलियों की संख्या है। हिंदी की बोलियों की कितनी संख्या है? यहाँ पे देखिए हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 56, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। तो राजा निर्वंशिया के रचना काल क्या है? 1957 ईस्वी। क्या है? 1957 ईस्वी। और इसके लेखक कमलेश्वर हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 56 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 57 में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 57 हम देखेंगे, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन है? तो गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। और भोजपुरी किन किन जिलों में बोली जाती है? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़। ये सब क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली भोजपुरी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 57 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़, ये सब क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 58, अयोग वाक्य किसे कहा जाता है? अंग और आ, जिसकी गिनती ना तो स्वर में हो और न तो व्यंजन में हो, उसे अयोग वाक्य कहा जाता है। अर्थात अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को क्या कहा जाता है? अयोग वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 58 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 59 जो है पाली भाषा का संबंध। इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 59 में देखिए पाली भाषा का संबंध किससे है? तो हम सर्वप्रथम जानते यह है, प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म से था। प्राकृत भाषा का संबंध किससे था? जैन धर्म से। प्राकृत का संबंध जैन धर्म से था। और पाली भाषा का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म से हो जाएगा। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 60, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और यह जो है दंत व्यंजन है, इचु ईसानम तालु, यह क्या है? तालव्य व्यंजन है। और यह क्या है? इचु ई चावर्ग या तालव्य व्यंजन होते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 60 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी फॉर डार्क। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इसके आगे कोई क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।